Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming in lecture number 21. लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन इम्प्लीमेंट की थी C++ में और उसका कोड देखा था कि कैसे कंपोजिशन को हम C++ में इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले शुरू के लेक्चर में हमने उसकी मॉडलिंग की थी, उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था और उसके अलावा हमने उसकी मॉडलिंग एग्जांपल्स देखी थी, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने उसको C++ में भी देख लिया कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली हमने ये कहा था कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जाए तो उनके दरमियान में कंपोजिशन बनती है। और हमने लास्ट लेक्चर में वो स्ट्रिंग क्लास जो बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट हमने स्टूडेंट क्लास में डिक्लेयर किया था और वो तमाम फीचर्स हमें स्ट्रिंग क्लास के मिल गए थे उसमें, जो कि हमने स्ट्रिंग क्लास में बनाए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो तमाम जो प्रोग्राम बनाया था उस दोनों हवाले से उसका एनालिसिस किया होगा। हमने सबसे पहले विदाउट कंपोजिशन वो प्रोग्राम बनाया था, फिर हमने कंपोजिशन के साथ बनाया था। दोनों का फ़र्क आपको समझ आ गया होगा, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया होगा C++ में। अब हम आगे चलते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल है कंपोजिशन की, वो भी ज़रा आप देख लें। कुछ अरसा पहले हमने डेट की क्लास बनाई थी, अगर आपको याद होगा। तो वो डेट की क्लास का मकसद जो भी था वो हमने उस वक्त बनाई। तो आप उस डेट की क्लास को भी अब एज ए कंपोजिशन के तौर पे स्टूडेंट में ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, लास्ट लेक्चर में हमने नेम बनाया था स्ट्रिंग का। तो ये स्ट्रिंग हमारी ये क्लास थी जो कि इसमें कंपोज हो रही थी। अब हम स्टूडेंट की अगर फ़र्ज़ करें बर्थडे स्टोर करना चाहते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए मैं डेट की क्लास भी बना सकता हूँ। एक तो मेरे पास ये तरीका है कि मैनुअली मैं डेट सेट करूँ और उसके लिए फिर मुझे सारा वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्यों ना मैं एक डेट की क्लास बना लूँ ताकि जहाँ जहाँ मुझे डेट की ज़रूरत हो मैं उसको फिर यूज़ कर लूँगा। ये है बेसिकली रीयूज़बिलिटी, जिसको एक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एडवांटेज कहते हैं या फीचर कहते हैं। और रीयूज़बिलिटी आपको ऐसी अचीव होती है कि आप ये डेट की क्लास बना के रख देंगे। अब फिर बाद में स्टूडेंट में, टीचर में एंड किसी और एम्प्लॉयर में कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप बजाय कि वो सारा कोड, डेट की सारी मैनेजमेंट, डेट का सारा प्रोसेस जो है वो आप उस क्लास में इंडिविजुअली करें, आप क्यों ना उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही बना लें और वो अपना सारा मामला उसके ज़रिए हल कर लें। तो ये एक रीयूज़बिलिटी कहलाती है। इसी स्ट्रिंग को हमने रीयूज़ किया स्टूडेंट में, अब हम डेट को भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये अब आपके लिए असाइनमेंट है। नेक्स्ट करना आपने ये है, जो वो लास्ट आपको डेट की क्लास मैंने बनवाई थी, आपने उसका ऑब्जेक्ट भी इसमें क्रिएट करके इम्प्लीमेंट करके यूज़ करना है। बाकी वही काम है सारा, स्ट्रिंग वाला भी वही काम है इसमें हो रहा है। जस्ट बस स्टूडेंट की डेट जो है वो आप सेट करवाएंगे इसमें, तो उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसका कोड मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आप आइडिया ले सकें यहाँ से। यहाँ पे आप वही क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट की, तो मैंने अब यहाँ पे देखें डेट और का क्लास है हमारी, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बर्थ डेट के नाम से। तो ये उसका ऑब्जेक्ट है डेट क्लास का। तो दैट इज़ द कंपोजिशन। ये कंपोजिशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जो चेंज आ रहा है कोड में, ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा था यहाँ पे, अब आप देखें नेम डॉट नेम ऑफ एन, मैंने एन यहाँ पे जो नाम आया है वो दिया और बर्थ डी आया है वो ये डी के तौर पे दिया। बेसिकली हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि यहाँ पे बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है यानी उस स्टूडेंट क्लास है उसके ऊपर जो है वो हम इनका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, यानी आपकी डेट क्लास को यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये कंस्ट्रक्टर है वो रोल नंबर आ जाएगा, डेट जो है वो यहाँ से सेट हो चुकी है। बाकी डिस्ट्रक्टर में कोई चेंज नहीं है, वही सिंपल हमने एक मैसेज छोड़ा हुआ है उसमें, वही प्रिंट हो जाएगा। मेन फंक्शन में हम आए तो यहाँ पे आप देखें कि मैं अपडेट क्लास बना रहा हूँ। तो डेट मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर डेट इसका नाम रखा और डेट मैंने 31/12/1982 दी। अब मैं नीचे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्टूडेंट फ़ाखिर, और उसके बाद मैं यहाँ पे वो डेट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, क्योंकि ये पैरामीटर के तौर पर ले ही डेट क्लास का ऑब्जेक्ट रहा है जो मैंने यहाँ पे दिया है।
तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे आपने डेट दी है वो सेट हो जाएगी, बाकी रोल नंबर और ये तो वही चीज़ें हैं जो हम देख चुके हैं। तो आउटपुट इसकी जो आपको नज़र आएगी, एक तो आपको ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर डेट, सबसे पहले डेट का कंस्ट्रक्टर होगा, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग क्लास का वो कॉल हो रहा है, उसके बाद फिर स्टूडेंट का कॉल होगा, और फिर डिस्ट्रक्टर स्टूडेंट का कॉल होगा, फिर स्ट्रिंग का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डेट का, और फाइनली फिर लास्ट जो डेट का। तो ये ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो रिवर्स हो रही है ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन के। तो ये आपको एक और एग्जांपल भी इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आ रही है। आज के लेक्चर की तरफ मज़ीद आगे बढ़ते हैं और नया जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एग्रीगेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। कंपोजिशन और एग्रीगेशन हम पहले मैंने कहा है डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीगेशन का ताल्लुक भी उसी डोमेन से है जो हम पहले के ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। ये एग्रीगेशन क्या होती है, अब दोबारा अगर आप उन पुराने लेक्चर्स को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको उसकी मॉडलिंग और उसका कॉन्सेप्ट दोबारा सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं अगेन थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। कंपोजिशन में हमने कहा था कि दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कंपोजिशन कहते हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप होता है कंपोजिशन का, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। कि फ़र्ज़ करें बेस क्लास यानी जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर का यानी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो क्लास जब ख़त्म होगी तो साथ ये क्लास भी ख़त्म हो जाएगी। वही बॉडी पार्ट्स वाली बात कि इंसान ख़त्म हो जाएगा तो उसके पार्ट्स भी सारे डाई डाउन कर जाते हैं। यहाँ पे एग्रीगेशन में ऐसा नहीं होता। एग्रीगेशन में करते हम यही है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि अगर आपका मेजर क्लास डाई डाउन करती है तो उसके जो पार्ट होंगे वो डाई डाउन नहीं करेंगे। इनके दरमियान जो होता है रिलेशन वीकर रिलेशनशिप होता है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट डाई डाउन करेगा तो दूसरा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। इसकी एग्जांपल अगर आपको याद हो मैंने दी थी कि अगर आप एक रूम है, उस रूम में फर्नीचर होता है आपका, तो रूम अगर आप तोड़ते हैं या किसी वजह से वो आप गिराते हैं तो उसमें फर्नीचर उसके साथ नहीं गिर जाता, बल्कि आप उठा के किसी और रूम में सेट कर सकते हैं। तो ये उसकी एग्जांपल हमने उस वक्त भी डिस्कस की थी। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं C++ में, तो वो भी देख लेते हैं कि भाई क्या वो टेक्निक है जिससे हम ये एग्रीगेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देखें हमारे पास बेसिकली ये वीकर रिलेशनशिप वाली बात तो हो गई। यहाँ पे अनफिल्ड ये जो डायमंड है वो शो होता है, ये रेड है लेकिन ये अनफिल्ड का मतलब रेड का मतलब ये अनफिल्ड है। तो यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास रूम क्लास है। रूम क्लास का जो डेटा मेंबर्स हैं वो एरिया है, एरिया हम फ्लोट में ले रहे हैं, और रूम में चेयर्स पड़ी हैं, कोई 50 चेयर्स हैं, यानी ये अरे बनाई है मैंने चेयर्स की, 50 चेयर्स पड़ी हैं उस रूम में, और इसकी जो टाइप मैंने रखी है वो चेयर्स पॉइंटर रखी है। ये भी वजह मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद रूम का कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कि कैरेक्टर पॉइंटर ले रहा है और इंट ले रहा है, बाकी डिस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे हम एक फोल्डिंग चेयर का मेथड बना रहे हैं जो कि इन टाइप का लेगा, लेकिन रिटर्न ये बूलियन टाइप करता है, ट्रू या फॉल्स, यानी चेयर फोल्ड है या अनफोल्ड है, ये चेक करने के लिए मेथड बनाया है। अगर चेयर फोल्ड होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अनफोल्ड होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरी जो हमारी क्लास है चेयर की, उसमें डाटा मेंबर तो अब कुछ नहीं है, बस चेयर है, चेयर का कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद डू समथिंग का एक मेथड है, रिटर्न टाइप वाइड है, और फोल्डिंग चेयर है, बूल अनफोल्ड भी बूल, यानी दो मेथड हैं और डिस्ट्रक्टर है। बेसिकली हम यहाँ पे देखें कि चेयर क्लास का पॉइंटर बना रहे हैं। यहाँ पे अब चेयर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे बल्कि इस क्लास का पॉइंटर बना रहे हैं। ये है एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस। अगर मैं यहाँ सिर्फ चेयर्स लिख देता तब ये कंपोजिशन बन जाती। मैंने पॉइंटर बनाया है। पॉइंटर बनाते हैं रेफरेंस स्टोर करने के लिए कि मैं भाई चेयर का रेफरेंस तो ले रहा हूँ लेकिन पूरी चेयर का मालिक नहीं है वो चीज़। लास्ट केस में आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, वो आपकी स्टूडेंट का हिस्सा था, रेफरेंस नहीं था। In aggregation, a pointer or reference to an object is created inside in the class, यानी क्लास के अंदर बनाया जाता है, and to sub object has life that not dependent the life of the master class। वही बात कि वो जो आपने सब क्लास यानी चेयर वाली क्लास की लाइफ जो है वो आपके रूम की लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, कंपोजिशन में डिपेंड करती है।
इसमें नहीं करेगी डिपेंड। चेयर्स कैन बी मूव्ड इनसाइड एंड आउटसाइड एनी टाइम, वही बात कि चेयर्स उठा के आप किसी दूसरे रूम में ले जा सकते हैं। व्हेन द रूम इज़ डिस्ट्रॉयड द चेयर मे नॉट एंड मे बी डिस्ट्रॉयड, कि चेयर डिस्ट्रॉय हो भी सकती हैं अगर फ़र्ज़ करे कोई ज़ल्ज़ला वगैरह आ गया खुदा ना खास्ता, या कोई मतलब सर्टन सिचुएशन में चेयर्स भी साथ डैमेज हो गई, लेकिन नॉर्मल ये ऐसा नहीं होगा। कोड देख लेते हैं जी, बड़ा सिंपल कोड है। यहाँ पे हमने वही रूम की क्लास बनाई, वही प्राइवेट फ्लोट एरिया, और बाकी अब देखें कि मैं अब चेयर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा बल्कि उस ऑब्जेक्ट के पॉइंटर्स बना रहा हूँ रेफरेंस स्टोर करने के लिए। तो ये स्टार चेयर्स ऑफ 15 यानी 50 चेयर्स के पॉइंटर्स क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद मैं इसका कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ, और उसके बाद ऐड चेयर की मैंने एक मेथड लिखा, गेट चेयर की और फोल्डिंग चेयर की, जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे ऐड चेयर में हम चेयर नंबर ऐड करेंगे, यानी रूम में चेयर ऐड करने का ये फंक्शन है कि भाई वो चेयर कौन सी है उसका एड्रेस बताओ और उस चेयर का नंबर कौन सा है। उसके बाद चेयर गेट चेयर यानी रूम से चेयर अगर हमने गेट करनी हो तो उसके लिए है, और फोल्डिंग चेयर है या नहीं है चेक करने के लिए हमने फोल्डिंग चेयर का मेथड बनाया। रूम सब इनकी डेफिनेशन देख लें कि रूम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर रूम का कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 50 क्योंकि हमने अरे बनाई थी तो मैंने चेयर्स ऑफ आई इक्वल नल सेट कर दिया। नल क्यों कर दिया है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 50 के 50 चेयर्स को मैं नल सेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो वो रूम में आई ही नहीं है। उसके बाद अब रूम में मैं चेयर ऐड करता हूँ ऐड के फंक्शन से। तो यहाँ पे अब चेयर्स का पॉइंटर चेयर 1 और इंट मैंने चेयर नंबर रखा है। अब मैं कह रहा हूँ कि चेयर नंबर जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और 50 से छोटा है, क्योंकि अब हमारे पास 50 हैं तो मैं ये भी चेक करूँगा कि भाई यूज़र कोई 70 या 70 80 तो नहीं दे देता, तो वो चेक करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इलीगल स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, जो भी चेयर को नंबर आया है वो चेयर्स ऑफ चेयर नंबर कर लेता हूँ, और जो चेयर हमारे पास आई है वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ रूम में। तो ये देखें 1 बाय 1 सारी चेयर्स ऐड हो जाएंगी। सबसे पहले 0 इंडेक्स पे ऐड होगी, फिर 1 पे, फिर 2 पे एंड अप टू द 50, इस तरह वो चलेगा सिलसिला। उसके बाद गेट चेयर वाला कि भाई वही आप देखें कि आप अंदर आ रहे हैं और वही दोबारा लूप लगा रहे, ये कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई 0 हमारे पास 50 चेयर्स हैं 0 से लेके 50 तक, तो क्या आप उसके दरमियान में चेयर नंबर मुझे बता रहे हो, ये चेयर नंबर मेरे पास आया है, क्या ये 0 से ज़्यादा है या 0 के बराबर है या 50 से कम है? ये तो नहीं है कि यहाँ आपने 150 डाल दिया, यहाँ पे -1 डाल दिया, तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स होगी और रिटर्न नल हो जाएगा। अगर तो आपने कोई वैलिड चेयर का नंबर दिया है, भाई मुझे 39 दो, 39 वाली चेयर दो, गेट करो, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और चेयर्स ऑफ चेयर यानी 39 वाली चेयर आपको रिटर्न हो जाएगी। फोल्डिंग चेयर वाला भी देख लें कि यहाँ पे हम चेयर नंबर बता रहे हैं कि भाई वो ये चेक करने के लिए कि वो फोल्डिंग है या नहीं है। वही अब ये चेक करना कि भाई जो चेयर नंबर आपने बताया है क्या वो वैलिड है, वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 50 से छोटा है। अगर तो वो ऐसा है तो फिर क्या करो कि उस चेयर्स को यानी फोल्ड कर दो, यानी उस चेयर को हम फोल्ड कर देंगे तो रिटर्न यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर फ़र्ज़ करें आपने चेयर नंबर ही कोई गलत दे दिया, इलीगल दे दिया, तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। मेन फंक्शन में अब आए तो अब यहाँ पे आप चेयर 1 एक चेयर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं CH1। यहाँ पे अब हमने एक रूम 1 बनाया R1 के ऊपर आप ऐड चेयर का मेथड कॉल कर रहे हो और फोल्ड चेयर का मेथड कॉल कर रहे हो, और नीचे आके आप यानी ch.unfold चेयर कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो? ये देखें अनफोल्ड चेयर किसका मेथड था? ये हमारी चेयर क्लास का था। इसी तरह ये मैं अब देखें CH1 के ऊपर कॉल कर रहा हूँ, यानी अनफोल्ड चेयर का मेथड कॉल कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है वो अब आप पूरा मैंने यहाँ पे आपको कोड दिखा दिया कि फोल्ड कैसे करनी है, अनफोल्ड। इसको आप डेव C++ में बनाएंगे और कोड देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ईमेल एड्रेस में बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एग्रीगेशन कैसे इम्प्लीमेंट होती है। थोड़ा सा फ़र्क है बस कंपोजिशन से, बाकी कॉन्सेप्चुअली फ़र्क है जो आपने समझना है। C++ में यही है कि वहाँ पे आप पॉइंटर बनाते हैं एग्रीगेशन में, कंपोजिशन में आप पॉइंटर नहीं बनाते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो दोनों हम की एग्जांपल्स हमने देख ली हैं।
तो ये एग्रीगेशन और कंपोजिशन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और हम यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।